प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना बड़ा भाई, आपका शिक्षक, आपका दोस्त, आपका साथी अनुसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस चैनल पर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th की दिगंत भाग 2 का वैसा इंपॉर्टेंट ट्रिक जहां से कई बार सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे कई बार लटक जाते हैं उसमें। लेकिन अब आपको यहां से एक भी मार्क्स कटने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए ट्रिक लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में कई बार एक सवाल पूछता है कि कौन से कवि किस काल के हैं। आधुनिक काल के हैं, भक्ति काल के हैं, तमाम ऑप्शन रहते हैं। लेकिन बच्चे सोचते हैं कि कैसे रटना पड़ेगा, कैसे याद रहे। अगर काश एक छोटी सी ट्रिक मिल जाती तो उस ट्रिक के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए ये हमें याद हो जाता कि कौन कवि किस काल से है। तो प्यारे बच्चों, देखना मत भूलिएगा अंत तक इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी हिंदी में अच्छे मार्क्स जरूर सिक्योर करेंगे आप। इस बात की गारंटी हमारी है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे काव्यखंड की, दिगंत भाग 2 के काव्यखंड में, क्योंकि वहां से ही ये सवाल बनते हैं। आपको मैं बता दूं कि आपके काव्यखंड के अंदर ये तमाम कवि हैं, मैं पहले से ही लिख लिया हूं। मैं नाम बता सकता हूं कि जयसी जी कड़बक लिखे हैं, सूरदास जी का पद है, तुलसीदास जी का भी पद है, नाभादास जी दो कवियों के बारे में लिखे हैं, भूषण जी कविता लिखे हैं, ये छपै लिखे हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखे हैं तुमुल कोलाहल कलम में। सॉरी, खांसी है मुझे थोड़ा। सुभद्रा कुमारी चौहान कवयित्री कह सकते हैं, इनको कवयित्री ही है। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो स्वभाव था वो बड़ा ही मतलब वो था, पुरुष वाली, साहसी थी ये साहसी थी और देश की कई स्वतंत्रता संग्राम में अपने कदम आगे बढ़ाई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है पुत्र वियोग। शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है उषा। गजानन माधव मुक्ति बोध, जन जन का चेहरा एक। रघुवीर सहाय जी लिखे हैं अधिनायक चैप्टर। विनोद कुमार शुक्ल जी लिखे हैं प्यारे नन्हे बेटे को। अशोक वाजपेयी लिखे हैं हार जीत। और ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं गांव का घर। अब ये तमाम कवि हैं। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा कि भाई जयशंकर प्रसाद जी किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे। चार ऑप्शन रहेगा। आपसे पूछ दिया जाएगा जायसी जी किस काल के कवि थे, तो ये अब आपको रटना पड़ता होगा, लेकिन अब नहीं रटना है। मैं आपको एक पंक्ति देता हूं, इस पंक्ति को जरूर देख लीजिएगा। मैं बस इतना कहता हूं आपसे कि आपको बस इतना ध्यान रखना है, मन से भक्ति होती है और होती भी है। ये सच्चाई है कि भक्ति मन से ही होती है, भक्ति मन से ही होती है। तो मां से लेके ना तक, मां मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी। ये मां से लेके ना तक, मन से क्या होती है, भक्ति। ये हो गया बच्चों भक्ति काल। भक्ति काल यानी ये चारों कवि भक्ति काल से है। दास जिनके नामों में आ जाए समझ जाइएगा वो भक्त थे। नाभादास जी, तुलसीदास, सूरदास, तो ये दास जी लोग भक्ति काल से थे और जायसी जी भी भक्ति काल से ही थे। तो आप ट्रिक रख सकते हैं मलिक मोहम्मद जायसी म से लेके न तक। अब इतना तो जरूर आपको पता हो जाएगा, क्लास 12th में हो जब, तो इतना तो जरूर आपको पता है कि आपके कवि का क्रम क्या है चैप्टर के हिसाब से। पहला चैप्टर कड़बक आता है काव्य में, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। दूसरा पद आता है सूरदास जी का। तीसरा पद आता है तुलसीदास जी का। और चौथा छप्पा आता है नाभादास जी का। तो मां से लेके न तक मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, ये चारों कवि ये भक्ति काल के ही हैं। ये भक्ति काल के हैं, यानी ये चारों लोग किस काल के हैं, भक्ति काल के। ये भूलना नहीं है, ये नहीं भूलना है आपको, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है।
अब चलिए, भूषण जी रीत काल के थे, ये आपको बस एक याद रखना पड़ेगा। बाकी जितने भी नाम आपको दिख रहे हैं बच्चों, बाकी जितने भी नाम दिख रहे हैं, ये सब ये सब ये सब थे आधुनिक काल के। आधुनिक काल के थे। किस काल के थे? आधुनिक काल के। बिल्कुल परेशान नहीं होना, हो गया, समस्या खत्म। खत्म। टाटा बाय बाय तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। चीजों को समझ लो एक बार फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी और नाभादास जी, ये चार कवि ऐसे हैं बच्चों जिन्होंने अपने आप को भक्ति काल की श्रेणी में रखा, और भक्ति काल से ही ये है, भक्ति काल के ही माने जाते हैं। भूषण जी रीत काल के थे। भूषण जी बड़े बड़े अलग विचार के थे। उनके वो वीरता उनमें ज्यादा दिखती है, वीर रस के कवि हैं वो। जयशंकर प्रसाद जी, वैसे जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के कवि माने जाते हैं, लेकिन अगर हम काल की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, शमशेर बहादुर सिंह जी, गजानन माधव मुक्ति बोध, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी और ज्ञानेंद्र पति जी, ये सभी लोग आधुनिक काल से हैं। ये चार नाम भक्ति काल से, भूषण जी रीति काल से, बाकी सारे नाम आधुनिक काल से। तो बस इतना तो ध्यान रखना है। हो गया ना आसान? अब यहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की लगातार ट्रिक हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, अपडेटेड सब कुछ। हमने बहुत सारे ट्रिक बनाए हैं और सब अब एक एक करके आपके सामने आएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। और एक काम जरूर करिएगा, हमारी तरफ से हमारा एक रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम स्टोरी, स्टेटस, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जहां भी जुड़े हैं, जहां भी आपके दोस्त हैं, आप अपने सभी दोस्तों को, क्लास 12 के तमाम बच्चों को शेयर करिए। आपके एक शेयर से वे बच्चे कुछ सीख सकते हैं। तो आप हमारी इसमें हेल्प जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल के लिंक को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। आपको अपने सपनों को साकार करना है, अपने जज्बे को जिंदा रखना है और अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए हर एक कदम को आगे बढ़ाते रहना है, खूब मेहनत करते रहना है। बड़ों का आदर करना सीखिए, मम्मी पापा का आदर करना सीखिए, अनुशासित बनिए, संस्कारी बनिए। जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हर परिस्थितियों को सामना करने का हौसला पहले रखिए। पहले हौसला आना चाहिए, हौसला जब आ जाएगा तो परिस्थिति का सामना भी हो जाएगा। ठीक है जी, बाय, टेक केयर बच्चों। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अभी हिंदी में तमाम बड़े बड़े ट्रिक का खजाना अभी लेकर आऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, एकदम परेशान नहीं होना है। चैनल पे अपडेटेड रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लीजिए। बाय, टेक केयर, बाय बाय। मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 10th हिंदी का 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बैंक से निचोड़ कर लाया हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, इस समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कहानी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है? तो इनमें से अशोक के फूल, वान भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसमें नहीं पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा बी नंबर, माटी की मूर्तें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो फाइनली गाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा नाखून को। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग पाँचवें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कामसूत्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वात्स्यायन की। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग छठे नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि शिक्षक का अर्थ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोम, यानी कि शिक्षक का अर्थ होता है मोम। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग सातवें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है महाभारत क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुराण, यानी कि महाभारत पुराण है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग आठवें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिरोशिमा कहाँ है। तो आप लोग जानते होंगे हिरोशिमा जापान में है, नहीं जानते होंगे तो हमने बता दिया, आप लोग जान जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग 10वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणात्य। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखने से पहले यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि गुणाकर मूल्य। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी। यदि आप लोग इन सभी क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर आप लोग इन सभी प्रश्नों का PDF ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सिद्धम क्या है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा एक प्रकार की लिपि, यानी कि सिद्धम एक प्रकार की लिपि होती है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि, तो इसमें हल्का टाइपर से मिस्टेक हो गया है, इसमें होगा किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा काशी, यानी कि काशी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर शरफाद। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि ओमग वर्ष कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ती किस भाषा में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा में है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बेतमा कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर के पास। तो चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा वर्गुन को। अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागर शैली। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत, यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार अमरकांत जी हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जिंदगी और जोंक किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकांत। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो उसका बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि निर्मला कौन थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानीकार की पत्नी। तो चलिए फ्रेंड, आज हम इतने क्वेश्चन को रहने देते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।